है। फोड़ा इस बात का प्रतीक है ना कि ये सिर्फ यही फोड़ा है। तो इसी तरीके से एफआईआर जो रजिस्टर हुई है बिल्कुल वो इस बात को इंडिकेट करता है कि ये पहला स्टेप है। चक्रपाणी जी, आप शुरुआत में, अगर मैं शुरू की दौर की बात करूं, आप कहते थे कि आसाराम जी को सामने आकर सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। फिर उसके बाद आपको लगा कि नहीं, आसाराम जी को विक्टिमाइज किया जा रहा है। लेकिन आज जो उनके साथ काम करने वाली लड़की शिल्पी, जो कि अदालत में अपने बयान दे रही है, उनके आश्रम के कारगुजारियों पर तमाम टिप्पणियां करती जा रही है, अब आपको नहीं लगता कि नहीं शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है? शिल्पी ने स्वयं पहली बात की उसने आत्मसमर्पण किया, गिरफ्तारी दिया, और शिल्पी का सबसे पहला बयान जो आया उसका यही बयान था कि आसाराम बापू बेकसूर है, फंसाया जा रहा है। सबसे पहला बयान। और बाकी अब देखिए वो क्या बयान दे रही है और उसको किस तरीके से पेश किया जाता है। देखिए गुरु के आश्रम में कोई रहता है तो कोई न कोई निश्चित रूप से किसी को कोई समस्या है तो कोई न कोई उसके पास ले जाने वाले कुछ लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसके साजिश में या कोई छेड़खानी या बलात्कार करने में कोई साजिश करता हो, बड़े साजिश रची गई, ऐसा कुछ नहीं लगता है। और हमें लगता है कि हम तो स्वयं जाकर के उस स्थान पे भी देखे हैं, वहां पे दूर दूर तक कोई इस तरह के षड्यंत्र। एक बात बताइए आप जी, ऐसा क्यों है कि आसाराम जी के आश्रमों पर विवाद थमने का नाम नहीं लेता है? कभी जमीन अधिग्रहण का मामला सामने आता है, कभी बच्चों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आता है, कभी बच्चों की हत्या का मामला सामने आता है। उनके खुद के वैद्य का तमाम खुलासा है, जो कि अपनी पत्नी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि आसाराम जी उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे। और अब इस लड़की का, नाबालिग लड़की का, जो कि सीधे रेप केस दायर करती है। नहीं, अभी ये अपने आप में बहुत आप लोग को चौंकाता नहीं है? क्या है? नहीं, आप देखिए कि काफी लोग ऐसे लोग बयान दे रहे हैं, जो जैसे वैद्य का आपने नाम लिया, वो वैद्य वो है जो उनके साथ 18 वर्ष तक रहे और पिछले 1 वर्ष से वो छोड़ चुके हैं। वो किस कारण छोड़े हैं वो तो वही जानते हैं। और हमको वहां पे लोगों ने भी बताया कि उनके खिलाफ खुद एफआईआर है, उनके खिलाफ खुद वहां पे छेड़खानी के आश्रम में वो आपत्तिजनक छेड़खानी करते थे और फप्तियां कसते थे। तो इस प्रकार के कई आरोप उन पे खुद लगे हुए हैं। उसके बाद उनको आश्रम से निकाला गया। दूसरी और जितने लोगों ने, एक दिन अभी एक उनके सेक्रेटरी तो उन्होंने कहा कि हम तो 14 साल से वहां पे थे, क्यों छोड़ दिया? तो किसी कारण से हमारी लेन देन में कुछ गड़बड़ी हुई इसलिए छोड़ दिया। तो ये काफी चीजें आप जो छोड़ा हुआ है वो लोग आकर के बयान देते। किसी भी संस्थान से कोई जो निकल जाता है तो सीधा टारगेट करता है। कपूर साहब, जो व्यक्ति संस्थान में काम कर रहा हो, क्या वाकई में वो अपने ही मुखिया के ऊपर सवाल उठाएगा? नहीं, छोड़ चुका है, काम नहीं कर, वर्तमान में काम करने वाला। एक बात सोचने वाली है, अगर हम ये कहें कि उस व्यक्ति के खिलाफ भी एफआईआर है या उस व्यक्ति के खिलाफ भी कुछ ऐसे आरोप है, तो इसका मायना ये लगता है कि इसका मतलब वहां का माहौल ऐसा है, जो कार्यकर्ता इतने सालों से वहां काम कर रहा है उसके खिलाफ भी अगर ऐसा आरोप है, इसका मतलब कि वहां वातावरण ही ऐसा है कि सबके खिलाफ, इसका मतलब कल को कोई और निकलेगा। नहीं, तो इसका मतलब ये साबित होता है कि उन्होंने, अगर जो दूसरे ने छेड़खानी किया उसको निकाल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी उसको इंटेंशन में और उसको उस संस्था को और संस्था के मुखिया को बदनाम करने के उद्देश्य से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आरोप लगा रहा है। चक्रपाणी जी, इसको बड़ी दृष्टिकोण क्लियर करके और उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं तो चक्रपाणी जी, बार बार ये आप कहते जा रहे हैं कि कहीं न कहीं साजिश है, और हर बार यही कहा जाता है जब कोई व्यक्ति कानून की धाराओं में फंसता हुआ दिखता है कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है। आइए जरा आपको दिखाते हैं कि आसाराम जी के साम्राज्य में शिल्पी क्यों इतनी अहम है। आखिरकार शिल्पी की तथाकथित तौर पर भूमिका क्या है? शिल्पी, जो कि खुद बहुत उम्र में छोटी है, आसाराम जी का कहना है कि शायद उनकी पोती की उम्र की हो सकती है। शिल्पी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है आसाराम जी के इस पूरे समाज में? देखिए। दिखने में मासूम लेकिन हरकतें बेहद शर्मनाक। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भोले भाले चेहरे वाली जिस लड़की को देख रहे हैं, उसका नाम है शिल्पी। जी हाँ, वही शिल्पी जो रेप केस में फंसे आसाराम की खास सहयोगी है। आसाराम की जेल जाने के बाद से ही शिल्पी फरार चल रही थी, लेकिन अचानक बुधवार को वो जोधपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गई। जिस शिल्पी को पुलिस जोर शोर से खोज रही थी, वो खुद चलकर कानून के सामने सरेंडर करने आई थी। आखिर क्या है शिल्पी की कहानी? बेहद कम उम्र में आसाराम के इतने नजदीक पहुंचने वाली शिल्पी का सफर आसाराम के ही स्कूलों से शुरू हुआ था। दिखने में खूबसूरत और तेज तर्रार शिल्पी पर जल्द ही आसाराम की नजर पड़ गई थी। इसके बाद वो आसाराम के साम्राज्य में सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ने लगी। आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम में वार्डन के तौर पर काम करती थी। शिल्पी पर आरोप है कि उसी ने नाबालिग लड़की को आसाराम से मिलवाया। शिल्पी पर यह भी आरोप है कि वही आसाराम के लिए लड़कियों को तैयार करने का काम देखती थी। शिल्पी का असली नाम संचिता गुप्ता है, लेकिन लोग उसे शिल्पी के ही नाम से जानते हैं।
गुनाह की जिस दुनिया में वो रसूखदार बन चुकी थी, वहाँ असली नाम शायद ही किसी को पता चलता है। शिल्पी न केवल आसाराम के लिए लड़कियों का चुनाव करती थी, बल्कि वो आसाराम के हर तरह के निजी कामों में शरीक रहती थी। बीच में तो इस तरह की भी खबरें बाहर आई थी कि आसाराम और शिल्पी के बीच भी नजदीकी संबंध थे। कहा तो ये भी जाता है कि शिल्पी ने ही लड़की पर भूत प्रेत आने की झूठी कहानी गढ़ी थी और उसके पिता को आसाराम के नजदीक आने के लिए तैयार किया था। कॉल डिटेल में भी इस बात की तस्दीक हुई है कि शिवा, शिल्पी और आसाराम एक दूसरे से संपर्क में थे। साफ है कि शिल्पी आसाराम के हर गुनाह में उसके साथ थी। अब जबकि वो जेल के सखीचों के पीछे जा चुकी है, इस बात की उम्मीद की जा रही है कि आसाराम के काले चिट्ठे खोलने में पुलिस को मदद मिलेगी। शिल्पी को कई ऐसे राज मालूम हैं जिस पर आसाराम और उनके समर्थक अब तक पर्दा ही डाले हुए थे। पुलिस के सामने शिल्पी ने जो कुछ भी उगला है वो सब कुछ केस डायरी में दर्ज हो गया है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि कोर्ट में कहीं शिल्पी अपनी बात से मुकर ना जाए। इसके लिए पुलिस को तमाम सबूत जुटाने होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रंजीत के साथ शैलेंद्र झा, न्यूज नेशन, जोधपुर। और आसाराम जी के पक्षधर अखिलेश तिवारी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, शिल्पी के तमाम खुलासे, खास करके ये कि किस तरीके से उस लड़की को भूत प्रेत का डर दिखाकर उसका इलाज करने की कोशिश की जा रही थी, और उसमें हो सकता है कि जो कुछ वो आरोप लगा रही है उसमें कुछ सत्यता हो। इस पर क्या आप लोगों की टिप्पणी है? अभी भी आप लोग मानते हैं कि आसाराम जी बिल्कुल निर्दोष हैं? अजय जी, हाँ, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब शिल्पी का पहला बयान था जी, उसने मीडिया के समक्ष बोला था कि मैं बेकसूर हूँ, बापूजी को किसी षड्यंत्र के रूप में फंसाया जा रहा है। और आज पुलिस कस्टडी में पुलिस अपने हिसाब से अपने उसका बयान लेगी, क्योंकि पुलिस को जवाबदेही तय करनी है। अखिलेश जी, ये पुलिस कस्टडी का, अखिलेश जी ये बयान पुलिस कस्टडी का नहीं है, कोर्ट में दिया गया है, कोर्ट में दर्ज किया बयान है ये। नहीं, ठीक है, अभी जब तक उसका एविडेंस भी देना पड़ेगा। कोई बयान दे देता है तो उसका एविडेंस लगता है, उसका प्रमाण लगता है, वो प्रमाण आने दीजिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब पहले शिल्पी बोल रही थी तो सत्य बोल रही थी, कोर्ट में जहां पर कि उससे सत्य बोलना चाहिए वहां झूठ बोल रही है, और एविडेंस के तौर पर कुछ तीसरी बात निकल कर आएगी? अखिलेश जी, अजय जी, ऐसा होता है कई केसों से आप देखेंगे, पुलिस के दबाव में व्यक्ति को उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ता है। नहीं, यहाँ तो कोर्ट की बात है ना अखिलेश जी। अखिलेश जी, आप मामले को समझ नहीं रहे हैं। कोर्ट में जज के सामने शिल्पी ने यह बयान दिया है, जाहिर सी बात है किसी दबाव में दिया गया बयान न माना जाना चाहिए। कोर्ट में तो कोई दबाव नहीं चलना चाहिए। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से एक केस हैंडल किया जा रहा है अजय जी, कहीं न कहीं संशय, सबको पता चल रहा है कि कहीं न कहीं संशय चल रहा है, लेकिन अदालत पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर मामला सत्यापित होता है तो विश्वास ही करना पड़ेगा। तो अखिलेश जी, मैं आपसे यही जब पूछूं कि ऐसा क्यों ना हो कि जब शिल्पी पहली बार पत्रकारों के सामने आई तब वो दबाव में थी और उसने कहा कि मैं बेकसूर हूं और आसाराम जी को फंसाया जा रहा है। आप एक बयान को सही और दूसरे को गलत अपनी सुविधा के हिसाब से मान ले, ये कैसे सही होगा साहब? देखिए अजय जी, आप शिवा का भी बयान देख लीजिए। शिवा ने कहा कि जबरदस्ती हमारे मोबाइल में क्लिप पुलिस घुसा रही थी, पुलिस हमको टॉर्चर कर रही है, पुलिस अपने हिसाब से बयान दिला रही है। आपने उनके दूसरे भी पक्ष का बयान सुनिए ना सर। चलिए अखिलेश जी, हमारे साथ अभी चक्रपाणी जी भी हैं। चक्रपाणी जी, ये तमाम तथ्य सामने हैं। अभी अगर अखिलेश जी की बात को देखा जाए, आपने भी कहा कि जब उसने कहा कि आसाराम जी निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है, उस बयान को क्यों नहीं तरजीह दी जाती? जाहिर सी बात है लोगों ने उस बयान को भी उस समय दिखाया, लेकिन ये भी तो एक सच है। अब कौन सा सच माना जाए? नहीं, देखिए ऐसा है, आप किस तरीके से उसको पेश कर रहे हैं, अभी तो हमने बयान नहीं सुना उसका क्या है। और दूसरी, अभी आप पे चल भी रहा था कि शिल्पी जब भी मिलवाती थी समूह में मिलवाती थी, ये भी है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, अब समूह में मिलवाती थी तो ये तो समूह में मिलवाती तो और अच्छी बात है कि समूह में मिलवा रही हो, उसमें तो कोई छेड़खानी कर नहीं सकता। अगर जो आप इसको नकारात्मक रूप से दिखा रहे कि समूह में देखिए मिलवाती थी और उसमें हाथ में हम कुछ नहीं दिखा रहे, इसमें देखिए जो बयान है, जो चल रहा है, एक बात, और हाथ में टार्च होते थे। अब ये बताइए, 10 लोग अगर जो जा रहे हैं मिलने, तो क्या हाथ में टार्च लेने की क्या उनको दिखाई नहीं देती है? क्या उनको आंख की परेशानी है? तो ये सब चीजें काफी, अगर जो अकेले वही कहती कि
अकेले जी मिलवाने ले जाती, तो उसको नकारात्मक रूप से ले जाएगी। देखिए जी, हर जैसे बाबा अकेले मिलते थे। कपूर तो साहब, कहने का मतलब जाकी रही भावना जैसी, हरी मुहूर्त देख की तीन दोषी, आप लोगों को जिस तरीके से घुमाना है बस उसको नकारात्मक तरीके से। मैंने आप ये मान रहे हैं कि ये फिर पूरा का पूरा मीडिया का काम किया हुआ। कपूर साहब, लेकिन देखिए, आप हमें ये बात देखनी है कि जब तक ये वारदात नहीं आई थी, सभी लोग आशाराम बापूजी का बहुत इज्जत